क्या आप भी उनमें से हैं जिन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में पढ़ा है और जो सीक्रेट सोसाइटीज की जानकारी में रुचि रखते हैं? और आपने भी यह सुना है कि वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट सीक्रेट सोसाइटीज हुआ करती थी और जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एडम वेइसहॉफ, रॉबर्ट फ्लड जैसे लोग सीक्रेट सोसाइटीज के मेंबर थे। बट मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर यह मेंबर सीक्रेट सोसाइटीज के थे तो जब हम इन मेंबर्स के बारे में जानते हैं तो क्या हम सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में नहीं जानते होंगे? और वह सीक्रेट सोसाइटी कैसी सीक्रेट सोसाइटीज जिनके बारे में लोगों को पता हो? बट एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जो 2000 सालों से चली आ रही है और उसके नाम के अलावा भी हम कुछ नहीं जानते हैं। और अगर मैं सच कहूं तो उसका नाम भी हम नहीं जानते हैं। हम सिर्फ यह जानते हैं कि उसे 9 अननोन मैन की सीक्रेट सोसाइटीज कहते हैं। तो चलिए, मैं शुभम श्रीवास्तव और आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं भारत की एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जिसके नाम और कुछ चीजों के अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं कि क्या यह एग्जिस्ट करती भी है आज के टाइम पे, क्या नहीं करती है। बट हम ये जरूर जानते हैं कि किसने इसे बनाया और यह क्या कार्य करती है। हम बात करने जा रहे हैं उस गुप्त संगठन के बारे में जिसे खुद सम्राट अशोक ने बनाया था। और आपने इस पर बहुत सारे YouTube वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद ही पहले आपने कहीं सुना होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सम्राट अशोक के बारे में हर कोई जानता है। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के पुत्र थे और 268 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की इन्होंने बागडोर संभाली और बहुत ही तेजी से इन्होंने आज के पूरे भारत, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ तक कि ईरान तक अपना साम्राज्य फैला दिया। फिर समय आया 261 ईसा पूर्व का, जब सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा। कलिंग का युद्ध तो वो जीत गए, लेकिन युद्ध का परिणाम उनकी आत्मा पर एक ऐसी चोट कर गया था जिससे उनका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया। क्योंकि उन्होंने यह युद्ध में देखा कि लाखों लोग मारे गए हैं और जो लोग उनसे लड़ रहे थे उनके पास सेना कम थी। इस वजह से बहुत सारे लोग ने हथियार उठा लिए जो आम जनमानस थे और उन्होंने यह देखा कि इस युद्ध का परिणाम तो यह हुआ है कि मैं जीत गया हूँ, लेकिन इस युद्ध का एक परिणाम यह भी है कि इस युद्ध में बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे इतिहासकार मारे गए और उनके साथ बहुत सारा ज्ञान खत्म हो चुका है। सम्राट अशोक बहुत दूरदर्शी थे और उन्होंने जब यह समझा कि भविष्य में भी मानव लड़ता रहेगा, कभी अपने क्षेत्र के प्रसार के लिए, कभी पानी के लिए या कभी किसी कारण से, और उसमें हमेशा युद्ध होंगे और युद्ध का परिणाम तो निकलेगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा। और उन युद्ध में जब लोग मारे जाएंगे तो उनके साथ बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। और इसी समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने 9 अननोन मैन की सीक्रेट सोसाइटी का संगठन किया। उन्होंने 9 ऐसे लोगों को एकत्रित किया जो अपने क्षेत्र के जानकार थे और उनको यह जिम्मेदारी दी कि आपको आजीवन अपने क्षेत्र में रिसर्च करती रहनी है और आप एक बुक में ये सारा रिसर्च लिखेंगे। जो ज्ञान पहले से एग्जिस्ट करता है उसको भी लिखेंगे और जो आपने रिसर्च की है उसको भी लिखेंगे। और जब आप अपना देह त्यागेंगे तब आप अपना उत्तराधिकारी चुन सकते हैं और उसको यह बुक आप आगे बढ़ाने के लिए देंगे और आप अपना जीवन हमेशा गुप्त रखेंगे। कहा तो यह भी जाता है कि यह लोग कभी विवाह नहीं करते हैं, सिर्फ अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं, जिससे वो जो बुक है वो आगे की जनरेशन को पास होते जाए और वो नॉलेज हमेशा प्रिजर्व रहे। तो चलिए बात करते हैं आज उन बुक्स के बारे में। वो फील्ड कौन सी थी, वो 9 रहस्यमयी पुस्तकें कौन सी थी। तो उनमें सबसे पहली जो बुक थी वो प्रचार और मनोवैज्ञानिक युद्ध के बारे में थी, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एंड प्रोपेगेंडा। हाँ, आप सही समझ रहे हैं कि भीड़ को बिना हथियार के कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे झूठ को सच बनाया जा सकता है, कैसे अफवाहें फैलाई जा सकती हैं और एक व्यक्ति के विचारों को बदला जा सकता है। और आज हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स और मास, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो मास की थिंकिंग कैसे बदलते हैं। माना जाता है कि कई तानाशाहों और प्रचारक नेताओं ने इस ज्ञान का उपयोग किया। दूसरी बुक इस क्रम में थी शारीरिक विज्ञान के बारे में, जिसमें ऐसी जानकारी थी कि शरीर के कुछ बिंदुओं को टच करके हम शरीर को मूर्छित कर सकते हैं या बेहोश कर सकते हैं। आज की कला में अगर हम देखें तो यह चीज़ हमको कलारीपट्टू और मार्शल आर्ट्स में देखने को मिलती है। इसमें मानव शरीर की पूरी संरचना और उसकी ऊर्जा प्रणाली का गुण
छुपा हुआ था। और जो तीसरी बुक थी वह सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में थी, माइक्रोबायोलॉजी एंड हीलिंग, बैक्टीरिया और वायरस के अस्तित्व की जानकारी। उस समय जब माइक्रोस्कोप नहीं था, संक्रमण, महामारी, जड़ी बूटी, मंत्र ऊर्जा द्वारा इसका उपचार सब कुछ वर्णित था। और आज के टाइम पे हम देखें तो तिब्बती, आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा ऐसा है कि इससे प्रेरित मानी जाती हैं, पर इसके कोई साक्ष्य नहीं है। इसमें बायोलॉजिकल वेपन्स और रोग निवारण की भी तकनीकें थी, ऐसा माना जाता है। और चौथी बुक इस क्रम में जो आती है उसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान। इसमें साधारण धातु को सोने में बदलने की प्रक्रिया का वर्णन था, ऐसा माना जाता है। अमृत निर्माण, दीर्घायु के रहस्य, परमाणु स्तर पर हम तत्वों का रूपांतरण कैसे करते हैं, यह सब जानकारी इसमें उपलब्ध थी। ऐसा माना जाता है कि नालंदा के आचार्य नागार्जुन को इसका ज्ञान था। पांचवी बुक थी संचार प्रणाली, टेलीपैथी एंड डायमेंशनल कम्युनिकेशन। बिना बोले हम संवाद कैसे करें, टेलीपैथी हम कैसे कर सकते हैं और दूसरे आयामों से हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिफरेंट डायमेंशंस। भगवान हनुमान और शुक्राचार्य, नारद मुनि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो टेलीपैथी से भी बात करते थे और डिफरेंट डायमेंशंस का ट्रेवल भी करते थे। छठी बुक थी गुरुत्वाकर्षण पर नियंत्रण के बारे में। हम ये जानते हैं कि हमारे स्क्रिप्चर्स में पुष्पक विमान और अर्जुन जी के रथ का वर्णन है जो एंटी ग्रेविटी व्हीकल थे। और आज भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो गुप्त रूप से एंटी ग्रेविटी व्हीकल्स पे काम कर रही हैं। इसके बारे में बहुत सारे रूमर्स अवेलेबल है, अगर आप ये पढ़ना चाहें तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। सातवीं बुक जो थी वह थी ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में कि अंतरिक्ष, समय, ग्रह नक्षत्रों की बात, समानांतर ब्रह्मांड की बात, चेतना द्वारा टाइम मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं, यह सब चीजें इसमें वर्णित थी। और हमको अपने स्क्रिप्चर्स द्वारा यह पता चला कि हमारे ऋषि मुनि इन सब चीज में पारंगत थे, तभी ज्योतिष जैसी विद्या हमारे पास है आज। वरना आप यह सोचिए कि आज से हजारों साल पहले ये गणना करना कि यह तारामंडल है, यह मंगल ग्रह है, ये कैसे पॉसिबल था। तो मतलब कहीं ना कहीं इस चीज में सच्चाई है। आठवीं बुक थी इस फील्ड की, वह थी प्रकाश और अदृश्यता के बारे में, लाइट एंड इनविजिबिलिटी, कि प्रकाश की गति उसे कैसे मोड़ सकते हैं, उसे कैसे कम कर सकते हैं और हम कैसे अदृश्य बन सकते हैं, यह सब चीजें इस बुक में थी। और नौवीं बुक थी सभ्यता विज्ञान, सोशियोलॉजी एंड राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन। दैट मीन्स समाज में धर्म, राजनीति और संस्कृति का क्या रोल है और कब तक यह सभ्यता उन्नति करती है और कब यह सभ्यता खत्म हो जाती है, इसके बारे में इस बुक में यह तक जानकारी थी। और हम सब जानते हैं कि मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी, माया, ऐसी बहुत सारी सभ्यता हुई हैं जो अपने पीक पर पहुंच के खत्म हो गई एक टाइम पर। इस बुक का उपयोग यह था कि हम अपनी गलती से सीखते जाएं और अपनी सभ्यता को मिटाने से कैसे रोक सकते हैं। यह जानकारी 9 बुक्स के बारे में थी और ऐसे 9 लोग थे जो इन बुक्स को कैरी करते हैं। क्या यह आज भी मौजूद है? 1923 में पहली बार टैलबॉट मुंडी की एक किताब में इसका सीमित जिक्र हुआ, बट इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है जो इस बात को प्रमाणित कर सके। लेकिन इन बुक्स की जानकारी जितनी गहन थी उस समय से, यह चीज समझी जा सकती है। परंतु इन बुक्स का जो रिसर्च फील्ड है वो चीजें आज एग्जिस्ट कर रही हैं और आप सोचिए कि इतने साल पहले यह चीजें कल्पना करना मुश्किल था। तो आपका क्या मानना है इस रहस्य के बारे में? क्या भारत में कभी ऐसी शक्ति का उदय हुआ था जिसे आज दुनिया भूल चुकी है? क्या आप मानते हैं कि यह सब सच है और यह सीमित लोगों तक सुरक्षित ज्ञान है जो सीमित ही रहना चाहिए? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जो अगला वीडियो होगा वो और ज्यादा रोमांचकारी होगा।